Very good morning, friends. So let's start today's lecture with sundry daters. Okay, we have written sequence for sundry daters. I hope everyone has written the same. Those who have not completed, please complete it now. Okay. sundry daters के लिए दो या दो से ज्यादा एडजस्टमेंट अगर होंगे, मतलब क्या बोलना है मुझे? If there are two or more adjustments related to sundry daters, okay, I am not talking about numbers, हाँ, मतलब एडजस्टमेंट नंबर ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं. एक ही एडजस्टमेंट में कभी कभी दो या तीन एडजस्टमेंट होते हैं. हाँ, तो उसे दो या तीन ऐसे काउंट करना है. मतलब अभी जो प्रॉब्लम चल रहा है ना, प्रॉब्लम नंबर 12 में एडजस्टमेंट नंबर 3 में बैड डेट्स भी है और आरडीडी भी है. ये दो अलग अलग है. ओके, यू हैव टू काउंट इट एज 2. समझ रहा है क्या? नंबर 3 ही लिखोगे आप डेटर्स के साइड में, but while counting adjustments you have to count it as 2. okay, तो ये दो प्लस लास्ट वन, ऐसे 3 एडजस्टमेंट्स है ये प्रॉब्लम में. तो आपको क्या करना है? आपको सीक्वेंस फॉलो करनी है. सुनो ना, सीक्वेंस कैसे, लॉजिक वगैरह सब समझेगा. मे बी फॉर फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम आपको नहीं समझेगा, बट आफ्टर फ्यू लेक्चर्स और आफ्टर फ्यू प्रॉब्लम्स आपको खुद ही समझ जाएगा ये ऐसे सीक्वेंस क्यों है. मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बट अगर फर्स्ट टाइम भी आपको नहीं समझा, सेकेंड टाइम भी नहीं समझ रहा है सर, ऐसे भी लग रहा है, तो यू हैव टू वेट फॉर फ्यू वीक्स. ओके, आपको 1 और 2 वीक्स लगेंगे. कुछ प्रॉब्लम्स के बाद आपको खुद ही समझ जाएगा कि डेटर्स का सीक्वेंस ऐसे ही रहना चाहिए और करेक्ट है. ओके, यस. तो डेटा से रिलेटेड जो भी अदर एडजस्टमेंट होगी, सर अदर एडजस्टमेंट मतलब क्या बोलते हो सर आप? मतलब क्या क्या आएंगे सर? अदर एडजस्टमेंट्स बाद में देखेंगे. अभी अदर एडजस्टमेंट मतलब क्या याद रखना है आपको? बैड डेट्स, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स दैट इज आरटीडी, एंड रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स. ये तीन छोड़ के बाकी सब अदर एडजस्टमेंट. बैड डेट्स, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, एंड देन रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स. ये तीन छोड़ के आपको जो भी डेटर्स के रिलेटेड एडजस्टमेंट होगी वो अदर एडजस्टमेंट. जैसे इस प्रॉब्लम में, मतलब प्रॉब्लम नंबर 12 में अनरिकॉर्डेड सेल्स है. अनरिकॉर्डेड सेल्स मतलब आप क्या बोलते हो सर? सेल्स है मतलब सेल्स में तो बढ़ाना चाहिए सर, सेल्स में ऐड करो. जैसे ही सेल बढ़ेगा आपके रिसीवेबल बढ़ेंगे. रिसीवेबल मतलब डेटर्स. आपको डेटर्स में क्या करना होगा? ऐड करना होगा अनरिकॉर्डेड सेल्स. ऐड करना होगा अनरिकॉर्डेड सेल्स. तो ये बैड डेट्स, आरटीडी एंड रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स से अलग है ना. यस, दैट्स व्हाई इट विल बी कवर्ड इन अदर एडजस्टमेंट. आर यू गेटिंग मी? समझ रहा है क्या बच्चों आपको? या बाउंसर है? यस, आई नीड योर रिस्पॉन्स. हाय, हेलो, आर यू लिसनिंग टू मी? आपको समझ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ये एक ही बच्चा सुन रहा है? हाँ, सुन रहे हो ना आप? बैड डेट्स, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स एंड रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये छोड़ के जो भी एडजस्टमेंट होंगे वो अदर एडजस्टमेंट्स. ओके, इसमें एक एग्जांपल जो है अदर एडजस्टमेंट का, प्रॉब्लम नंबर 12 में हमने देख लिया है, मतलब हम देखेंगे अभी अनरिकॉर्डेड सेल्स. ऐसे ही और एक एग्जांपल आपको बताता हूँ जो रेगुलरली आता है, वो है बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर. क्या? बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर. आपको अगर वहां लिखना है अदर एडजस्टमेंट को एरो करके तो आप लिख सकते हो. हाँ, ये जब भी आएगा तब आपको इफेक्ट समझ जाएंगे. अनरिकॉर्डेड सेल्स का तो प्रॉब्लम नंबर 12 में समझ जाएगा. बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर का जब भी वो एडजस्टमेंट आएगी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. ओके सर, ये छोड़ के कुछ हो सकता है क्या? यस बच्चों, हो सकता है और एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं, बट नॉर्मली ये दो पूछते हैं. ओके,
Yes, just a minute. Okay. सो बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर जो है वो बाद में देखेंगे दिखा. ओके, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर. ओके, वी विल नॉट कवर दैट पॉइंट इन टुडेज लेक्चर. ओके, जब भी एडजस्टमेंट आएगी तब हम देखेंगे. अब क्या देखने वाले हैं सर? लॉजिक क्या है सर? यही सीक्वेंस क्यों होना चाहिए? ये जो बोल रहे हो ना सर आप, अदर एडजस्टमेंट, देन बैड डेट्स, देन रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, देन रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स. बच्चों ऐसा है कि ये अदर एडजस्टमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम है ये लास्ट के 3 एडजस्टमेंट. यही ये लास्ट के जो 3 एडजस्टमेंट है ना, ये इसी सीक्वेंस में आने चाहिए. मतलब पहले बैड डेट्स आना चाहिए. सपोज ये अदर एडजस्टमेंट का आपको बाद में समझ जाएगा, आप टेंशन मत लो. सपोज हियर अमाउंट इज 1 लाख. ओके, अदर एडजस्टमेंट के बाद अमाउंट 1 लाख है. आपके पास एडजस्टमेंट है 3. बैड डेट्स भी है, डाउटफुल डेट्स भी है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, एंड देन रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स. सबका मीनिंग भी समझाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, ये बार बार मैं लॉजिक एक्सप्लेन नहीं करता हूँ. ओके, सीक्वेंस में दिखाऊंगा आपको, या आपके पास सीक्वेंस रहेगी तो आप चेक कर सकते हो, बट लॉजिक में बार बार एक्सप्लेन नहीं करता हूँ. इसलिए आप लॉजिक के लिए आज कॉन्सेंट्रेट करो. समझ रहा है क्या? यस. अब मेरे डेटर्स है, रिसीवेबल्स है 1 लाख. उसमें से वो बोल रहे हैं कि बैड डेट्स है 5,000. समझ रहा है? ये 10,000 फॉर कैलकुलेशन इजी जाएगा. बैड डेट्स है 10,000. रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स है 2% ऑन सन्डे डेटर्स, एंड रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 3%. ऐसे क्वेश्चन में देते हैं बच्चों, ऐसे क्वेश्चन में देते हैं वो. तीनों एडजस्टमेंट है. बैड डेट्स 10,000, आरडीडी 2%, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 3%. सर हमें तो डिस्काउंट ऑन डेटर्स का मीनिंग ही पता नहीं है. सब कुछ समझाऊंगा बच्चों, कॉन्सेंट्रेट करो सिर्फ. हाँ, तो सीक्वेंस यही फॉलो करनी है. ये लॉजिकल क्यों है आपको समझ जाएगा अगर आप ये कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो यहाँ पे. मैं बैड डेट्स क्या करूंगा? लेस करूंगा, बिकॉज मेरा लॉस है, इरिकवरेबल अमाउंट है, ये पैसे नहीं मिलने वाले हैं. तो हम क्या करते हैं? लेस करते हैं. लेस बैड डेट्स. 10,000 मैंने लेस किया है. सेकेंड इफेक्ट वगैरह मुझे अभी नहीं चाहिए. ओके, तो अब 90,000 डेटर्स. तो लॉजिक देखो बच्चों, ये जो 2% डाउट है ना, ये जो 2% डाउट है ना बच्चों, ये 1 लाख पे क्यों नहीं है बच्चों? बिकॉज बिकॉज 1 लाख में से जो 10,000 अमाउंट है ना, इस पे गारंटी है कि पैसे नहीं मिलने वाले, 100% नहीं मिलने वाले. इसलिए तो बैड डेट्स है ना. वो छोड़ के जो 90,000 है ना बच्चों, वो 10,000 रिड्यूस करने के बाद जो 90,000 बचा है ना, इस पे मुझे 2% डाउट है. बताओ मुझे 2% कितना होता है? एनीवन? 90,000 पे 2%. 90,000 पे 2%. एनीवन? आई होप एवरीवन नोज हाउ टू कैलकुलेट 2%. 2% मीन्स पहले आपको 1% निकालना है. उसके लिए यूनिट प्लेस एंड टेंथ प्लेस का 2 जीरो, ये 2 जीरोस जाएंगे. 900 इज 1%, इंटू 2 करना है 1,800. वेरी गुड. हाँ, ये भी मुझे डाउट है, इसलिए मैं प्रोविजन कर रहा हूँ. ये भी मेरा लॉस है, ये भी पैसे नहीं मिलने वाले हैं मुझे, इसलिए मैं लेस कर रहा हूँ. तो लेस करके बताओ कितना आता है? वेरी गुड. हाँ, सबने आंसर दिया था. नेत्रा, वैष्णवी, समर्थ, रितिका, हर्ष, दिगंबर, गौतमी. वेरी गुड. प्रताप, वेरी गुड. गोपाल, यस. 88,200 बोल रहे हैं बच्चे. आई होप दिस इज करेक्ट. ओके, अब सीक्वेंस देखो. हाँ, सीक्वेंस देखो, लॉजिकल है, बहुत ज्यादा लॉजिकल है अगर आप कॉन्सेंट्रेट करोगे. 1 लाख मुझे रिसीवेबल थे. सुनो ना, 1 लाख मुझे रिसीवेबल थे. उसमें से 10,000 तो मिलने नहीं वाले. ओके, बैड डेट से इरिकवरेबल अमाउंट है. हाँ, एक तो वो एक्सपायर हुआ है, या एक्सपायर नहीं हुआ है बट पैसे नहीं देता है, ऐसे बोल रहा है. इंस्टॉलमेंट हो गया है, उसके पास पैसे ही नहीं है, या वो भाग गया है, पैसे नहीं मिलने वाले. रीजन इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस. हमको क्या देखना है? पैसे नहीं मिलने वाले, बैड डेट्स है ना, तो हमको क्या करना है? लेस करना है. बिकॉज रिसीवेबल 1 लाख थे, अब 10,000 तो नहीं मिलने वाले ना. दैट मीन्स 90,000 इज नाउ रिसीवेबल. तो ये 90,000 में भी मुझे डाउट है.
अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप 90,000 पे 2% क्यों निकालते हो, 1 लाख पे क्यों नहीं? कुछ बच्चों को डाउट हो सकता है, इसलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ 1 लाख पे क्यों नहीं निकालते हैं, बिकॉज 1 लाख पे 2% डाउट नहीं है। 1 लाख में जो 10,000 है ना, ये तो बैड डेट्स ही है, ये तो 100% नहीं मिलने वाले, इसलिए मुझे 100% डाउट था, डाउट भी नहीं है, कंफर्मेशन है कि नहीं मिलने वाले, इसलिए मैंने 10,000 पहले रिड्यूस कर दिया है। जो बाकी 90,000 है ना, उस पे 2% डाउट है, समझ रहा है क्या? यस, आई होप आपको इधर तक समझा है। अब रिसीवेबल है 88,200, आई होप एवरीवन कैन सी दिस। 88,200 अब डेटर्स दिख रहा है। उसके बाद है रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। बच्चों अब कभी कभी कैसे होता है, 1 लाख डेटर्स थे अब हमारे, 10,000 तो नहीं मिलने वाले हैं, इरिकवरेबल अमाउंट है, बैड डेट्स है, हमने लेस कर दिया, ठीक है वो लेस कर दिया। फिर बाकी 90,000 से 90,000 डेटर्स थे, रिसीवेबल थे, उसमें भी आप बोले कि 2% डाउट है सर हमें, तो वो भी हमने लेस कर दिया। बट बच्चों, अब जो 88,200 है ना, इसमें से कोई ऐसे भी हो सकता है ना जो अर्ली पेमेंट करेगा, जिसने बोला था कि 2 महीने बाद पैसे दूंगा, बट जल्दी पैसे देने वाला है और दे सकता है। ऐसे भी कुछ होते हैं ना कस्टमर्स, कस्टमर्स ऐसे भी कुछ होते हैं जो जल्दी पेमेंट करते हैं, अर्ली पेमेंट करते हैं, समझ रहा है क्या? हाँ, जो अर्ली पेमेंट करेंगे उनको डिस्काउंट तो देना चाहिए ना फिर। जो भी कस्टमर, उन्होंने बोला था कि आफ्टर 2 मंथ्स वी विल पे, तो हमने एक्सेप्ट भी किया था, हाँ 2 मंथ्स के बाद आप क्या करो, पेमेंट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी वो 1 महीने बाद ही आ रहे हैं पेमेंट के लिए, हाँ सर ये ले लो आपका पेमेंट, तो डिस्काउंट वगैरह कुछ पूछेंगे या नहीं? जरूर पूछेंगे ना। तो उनको लगता है, मतलब जो भी क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है ना, उनको लगता है कि जो ये 88,200 है ना, ये जो पैसे मिलने वाले हैं, इसमें से भी 3% जो है ना, वो मुझे डिस्काउंट देना पड़ेगा, इसके लिए मैं प्रोविजन करता हूँ। समझ रहा है क्या? हाँ, अब एक बच्चा बोलेगा सर आप ये 88,200 पे क्यों ले रहे हो? अब मैं लॉजिकली बोलता हूँ, सुनो बच्चों, ये 1 लाख पे मैं डिस्काउंट क्यों नहीं ले रहा हूँ? बिकॉज बच्चों इस 1 लाख में ये 10,000 जो है ना, ये तो पैसे मिलने वाले ही नहीं है, तो इस पे डिस्काउंट कैसे दूंगा मैं? ये तो गया, फिर 90,000 बचे, 90,000 में भी मुझे 2% डाउट है ना, तो जिस पैसे मिलने वाले हैं या नहीं, इस पे ही डाउट है, तो आप कैसे डिस्काउंट दोगे बच्चों? वो तो डाउटफुल डेट्स है ना, वो पैसे मिलने वाले हैं या नहीं, इस पे ही आपका डाउट है, 2%, तो उस पे आप क्या करोगे, उस पे भी आप डिस्काउंट नहीं दोगे। ओके, तो डिस्काउंट किस पे दोगे, 3%, मतलब प्रोविजन कर रहे हैं 88,200। एक्चुअल में सुनो ना, एक्चुअल में ये डिस्काउंट नहीं देते हैं, मतलब ये प्रोविजन है, ये रिजर्व है, इससे थोड़ा कम ज्यादा डिस्काउंट हो सकता है, ईयर एंड में हम प्रोविजन करते हैं बच्चों, समझ रहा है क्या? दिस इज रिजर्व। हाँ, हम आगे का सोच के हम रिजर्व कर रहे हैं, हमको ऐसे लगता है 3% हमको डिस्काउंट देना होगा। ओके, दिस इज ओपिनियन, दिस इज जजमेंट, समझ रहा है क्या? हाँ, बट आपको खुद का ओपिनियन नहीं लेना है यहाँ पे, जितना क्वेश्चन में दिया है ना उतना ही करना है। बट फॉर लॉजिक, फ्रॉम लॉजिक पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम टेलिंग यू, this is this is not exact discount, okay, given to customers. This is reserve for discount on dates, provision for discount on dates, हम प्रोविजन कर रहे हैं, मतलब एक्चुअल में डिस्काउंट हम बाद में देने वाले हैं नेक्स्ट ईयर में। ओके, बिकॉज ये जो पैसे बैलेंस शीट में डेटर्स दिख रहे हैं ना, ये सब पैसे कब मिलने वाले हैं, नेक्स्ट ईयर में ना, अब तो ईयर एंड है, ईयर एंड में हम ये करते हैं ना फाइनल अकाउंट्स, तो ईयर एंड में आप सब कर रहे हो ये एडजस्टमेंट्स, तो ये आप नेक्स्ट ईयर के लिए कर रहे हो एक्चुअली। ओके, हाँ प्रोविजन अभी ही कर रहे हो आप, बट नेक्स्ट ईयर का सोच के कर रहे हो। हाँ, उतना डिटेल में आपको नहीं जाना है, आपको ये लॉजिक समझ रहा है क्या? देखो मुझे 3% कैलकुलेट करके बताओ 88,200 पे।
2646 ओके, ये लेस करके समथिंग समथिंग आएगा, नहीं बताया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बट आपको लॉजिक समझा क्या? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड 60%, एटलीस्ट 50 to 60%? हाँ, जिन्होंने 11th को किया है ना, 11th को मेरे पास थे, उनको तो 11th का पता है, 11th में भी लिया है हमने। हाँ, बट स्पेसिफिकली न्यू स्टूडेंट्स जो मेरे पास 11th आपने नहीं किया है, बट आपको समझ रहा है या नहीं थोड़ा सा, मतलब 50% 60% ऐसा कुछ। ओके, हाँ, नॉर्मली आई हैव सीन कि कैसे होता है, आपको एक बार बोल दिया जाता है कि यही सीक्वेंस है, आपको यही फॉलो करना है, और आप कर देते हो। ओके, विच इज नॉट रॉन्ग। 11th 12th के लिए लॉजिक, बहुत से फैकल्टीज क्या करते हैं, उतना लॉजिक में उतना डीप नहीं जाते। हाँ, उनके जगह उनका करेक्ट है, बट एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आई वुड लाइक टू गो डीप वेयर स्टूडेंट्स नीड टू। ओके, मतलब जहां जरूरत है स्टूडेंट्स को जाना चाहिए, वहां मैं डीप जाता हूँ। ओके, और थोड़ा जाना भी चाहिए। ओके, थोड़ा लॉजिक वगैरह भी पता होना चाहिए। 11th 12th थोड़ा मोनोटोनस लगता है बहुत सारे बच्चों को कॉलेज में वगैरह, बट क्लास में नहीं लगता है, बिकॉज क्लास में मैं थोड़ा लॉजिक पे भी फोकस करता हूँ। ओके, आपको मतलब दिमाग से भी समझना चाहिए कि ये क्यों कर रहे हो आप, ये सीक्वेंस क्यों है, ये पता होना चाहिए। ओके, तो इतना याद रखना है आपको, डेटर्स में लास्ट 3 एडजस्टमेंट जो भी होंगे वो इसी सीक्वेंस में होंगे, जो भी होंगे मतलब यही होंगे, बैड डेट्स, आरडीडी एंड रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। बाकी जो भी डेटर्स रिलेटेड एडजस्टमेंट है वो ऊपर आएंगे। ओके, अदर एडजस्टमेंट, और मैंने ऐड या लेस दोनों लिखा है यहाँ पे। ओके, अदर एडजस्टमेंट्स के लिए आई होप एवरीवन हैज रिटन द सेम। ये कब आपको अप्लाई करना है, जब 2 और मोर एडजस्टमेंट्स होंगे तब। एक ही एडजस्टमेंट होगी तो आपको क्या करना है, वही लेना होगा ना, वहां पे क्या सीक्वेंस होगा। ओके, 2 या 2 से ज्यादा अगर एडजस्टमेंट हो तो आपको सीक्वेंस फॉलो करना है। ओके, यस, सो दिस इज रिलेटेड टू सन्डी डेटर्स। नाउ कैन वी स्टार्ट विथ प्रॉब्लम नंबर 12 नाउ, मतलब ट्रायल बैलेंस स्टार्ट करना था हमें। हाँ, मेरे पास अभी नंबर नहीं लिखा है मैंने अभी, मतलब एडजस्टमेंट के नंबर आपने लिखे होंगे, बट मेरे पास नहीं है। आपको क्या करना है, एवरी टाइम if an item has adjustment please inform me. Okay, so can we start with trial balance? डेबिट बैलेंस से स्टार्ट करें क्या बच्चों? आपको सिर्फ अभी क्या करना है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेशल है, सिर्फ ट्रेडिंग पी एंड एल ही करना है। ओके, नॉर्मली ऐसा नहीं पूछते, बट यहाँ पे पूछा है उन्होंने। सो कैन वी स्टार्ट विथ ट्रायल बैलेंस? आई नीड योर रिस्पॉन्स, प्लीज टाइप yes or no clearly in chat box, do not raise your hand, please type it, yes or no, please sit straight, concentrate। ओके, थोड़ा सा स्ट्रेट बैठो बच्चों। हाँ, सो के लेक्चर मत देखो, कभी कभी मैं डायरेक्टली वीडियो ऑन करने के लिए भी बोलता हूँ, जिनको पता नहीं है। हाँ, डायरेक्टली मैं वीडियो ऑन करने के लिए भी बोलता हूँ, तो आपको इंस्टेंटली आपको वीडियो ऑन करना होता है। ओके, हाँ, अगर आप सो के लेक्चर देख रहे हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तब। यस, चलो, डेबिट बैलेंसेस का लॉजिक याद है ना? डेबिट बैलेंसेस एसेट या एक्सपेंस। हाँ, एसेट रहा तो बैलेंस शीट एसेट साइड को जाना है। सर एक्सपेंस है, एक्सपेंस कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड। ओके, डेबिट साइड में ही जाएगा, ट्रेडिंग या पी एंड एल। फिर आपको सोचना है ट्रेडिंग जाएगा या पी एंड एल। ट्रेडिंग कब जाएगा, कब जाएगा ट्रेडिंग, याद है ना? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, परचेसेस रिलेटेड एक्सपेंसेस या फैक्ट्री एक्सपेंसेस। इनडायरेक्टली उनको बोलना है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं ना, वो ट्रेडिंग अकाउंट आएंगे। सर फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब जो सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, प्रिंटिंग, स्टेशनरी वगैरह होता है ना सर, वो कहाँ जाएगा, वो पी एंड एल में जाएगा बच्चों। ओके, नाउ फर्स्ट आइटम, स्टॉक एज ऑन मतलब 1 अप्रैल 2018 उन्होंने डेट दिया। 1 अप्रैल 2018 का स्टॉक है। यस, कौन सा स्टॉक है बच्चों, ये ओपनिंग स्टॉक है या क्लोजिंग स्टॉक?
ओपनिंग स्टॉक है। ओके, 1 अप्रैल 2018 इज ओपनिंग डेट। जिनको भी पता नहीं है, ओके, मैंने लास्ट प्रॉब्लम में भी बोला था, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2019 है। आप जो ट्रेडिंग P&L कर रहे हो वो भी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 कर रहे हो। दैट मीन्स फाइनेंशियल ईयर इज 1 अप्रैल 2018 टू 31 मार्च 2019। तो ये आपको समझना चाहिए। ये 1 अप्रैल 2018 ओपनिंग डेट है, ये 31 मार्च 2019 क्लोजिंग डेट है। ओके, तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा बच्चों? ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में आपने लिखा है ओपनिंग स्टॉक, यस, 8700। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में तो ओपनिंग स्टॉक 8700। नेक्स्ट, परचेसेस। हाँ, जिनको भी थोड़ा स्लो लग रहा है वो आप तुम आगे जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, फर्स्ट फ्यू प्रॉब्लम्स थोड़ा पेशेंस रखना होगा आपको। परचेसेस, परचेसेस कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में ही आपने लिख के रखा है, बट इनर कॉलम में लिखो 18,300। 18,300। नेक्स्ट, वेजेस। यस एवरीवन, वेजेस एसेट है या एक्सपेंस है? डेबिट बैलेंस है मतलब एसेट या एक्सपेंस होगा, एसेट तो नहीं है वेजेस। ओके, दिस इज एक्सपेंसेस और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है। वेजेस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है तो कहाँ जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कहा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। एडजस्टमेंट है क्या बच्चों? ओके, एडजस्टमेंट है। समवन इज सेइंग देयर इज एडजस्टमेंट। तो मैं क्या करूंगा, इनर कॉलम में लिखूंगा, देन एडजस्टमेंट नंबर हम देखेंगे 2, शायद 2 बोल रहे हैं। ओके, टू वेजेस 1000। इनर कॉलम में क्यों लिखा है मैंने? बिकॉज देयर इज एडजस्टमेंट। ओके, रिलेटेड टू वेजेस। टू वेजेस 1000। नेक्स्ट, एडजस्टमेंट नंबर 2 को जाना है। एडजस्टमेंट नंबर 2 में क्या बोला है? आउटस्टैंडिंग वेजेस 500। आउटस्टैंडिंग वेजेस 500। आउटस्टैंडिंग वेजेस मतलब क्या होता है? वेजेस पेएबल। ओके, दिस इज एक्सपेंस, एक्सपेंस पेएबल है। ओके, बट किस ईयर का है बताया है क्या उन्होंने? नहीं, मतलब करंट ईयर का है। मुझे ये बताओ बच्चों, करंट ईयर के जो वेजेस है 500, वो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाना चाहिए या नहीं? ये करंट अकाउंट का ट्रेडिंग, करंट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट है। ट्रेडिंग P&L तो करंट ईयर का प्रिपेयर करते हैं। तो ये जो आउटस्टैंडिंग वेजेस है 500, ये तो करंट ईयर के है ना। तो करंट ईयर के जो वेजेस है वो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाना चाहिए। हाँ, दिखाना चाहिए मतलब क्या करना पड़ेगा आपको? क्या करना पड़ेगा? ऐड, ऐड आउटस्टैंडिंग 500। दिस इज वन इफेक्ट। हाँ, जो भी ऐसे लर्न कर रहे हैं ना, जो भी ऐसे लर्न कर रहे हैं कि आउटस्टैंडिंग ऐड ही करना है, उनको प्रॉब्लम आता है बच्चों आगे। ओके, उनको आगे प्रॉब्लम आता है, प्रोफेशनल एग्जाम में वगैरह बहुत प्रॉब्लम आता है। ऐसे लर्न मत करो, लॉजिक से जाओ। ओके, यस, आउटस्टैंडिंग वेजेस आपने क्या किया है? करंट ईयर के है इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट में दिखना चाहिए, इसलिए आपने ऐड किया। हाँ, और सेकंड इफेक्ट क्या होगा बच्चों प्लीज?
आप थोड़ा इंटरेक्टिव रखो सेशन, लेक्चर थोड़ा सा इंटरेक्टिव होना चाहिए आपका। जो भी मोबाइल लैपटॉप आप किस पे देख रहे हो मुझे पता नहीं है, बट आप रिस्पॉन्स दो प्लीज। सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा आपको क्या लगता है? वेरी गुड नेत्रा, भाग्यश की, यस। अपर्णा, अपर्णा प्लीज थिंक अगेन। आउटस्टैंडिंग वेजेस बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा? कुलकर्णी स्पेसिफिक आंसर, आई नीड स्पेसिफिक आंसर। कुलकर्णी वेरी गुड। प्रताप, यस। अपर्णा वेरी गुड। आउटस्टैंडिंग वेजेस मीन्स वेजेस पेएबल ना। एक तो सुनो ना, आपको कैसे सोचना है बोलता हूँ। आउटस्टैंडिंग वेजेस मतलब वेजेस पेएबल, ये तो पता है आपको। हाँ, आपको अगर क्विकली सोचना है कि दो इफेक्ट कैसे होंगे, तो ऐसे याद रखो, आउटस्टैंडिंग वेजेस मींस वेजेस पेएबल। ये करंट ईयर के वेजेस है, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट में जाना चाहिए। और वेजेस पेएबल है, इसलिए पेएबल मतलब कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट लायबिलिटी से। ओके, करंट ईयर के है इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट में ऐड होगा आउटस्टैंडिंग, और पेएबल है इसलिए बैलेंस शीट लायबिलिटी से। ओके, नेक्स्ट। अब हाँ, लिखना है हमें बैलेंस शीट लायबिलिटी से। जस्ट अ मिनट। हाँ, बैलेंस शीट है ही नहीं ना। अरे बैलेंस शीट पूछा ही नहीं है ना। सुनो ना बच्चों, हाँ दो इफेक्ट तो होते हैं बट बैलेंस शीट पूछा ही नहीं है, तो आपको मेहनत नहीं करना है। हाँ, उतनी मेहनत मत करो, समझा है क्या? हाँ सर, आपने तो बोला था सर एडजस्टमेंट के मिनिमम टू इफेक्ट, सर ऐसे कैसे बोल रहे हो सर? हाँ बच्चों, दो इफेक्ट होते हैं बट उन्होंने बैलेंस शीट पूछा ही नहीं है। हाँ, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, समझ रहा है ना? यस। नेक्स्ट, आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड। बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर नहीं करनी है, जिन्होंने भी रूलिंग वगैरह किया है मत करो, बैलेंस शीट नहीं पूछा है उन्होंने। ओके सर, ऐसे एग्जाम में आ सकता है क्या? आ सकता है, बट अभी तक ऐसे नहीं आया है। वो नॉर्मली पूछते हैं सब कुछ, ट्रेडिंग पी एंड एल एंड बैलेंस शीट। नेक्स्ट, इंश्योरेंस। हाँ, बट मैं दोनों इफेक्ट बताऊंगा। बैलेंस शीट भी अगर नहीं पूछा ना तो भी मैंने आपको बोलना ही है कि दो इफेक्ट क्या होंगे। ओके, बिकॉज दिस इज सेकेंड प्रॉब्लम। हाँ, दो इफेक्ट मैं बताऊंगा ही। इंश्योरेंस बोलो, चलो कहाँ जाएगा सोचो आप। एसेट है, एक्सपेंस है, सोचो एक्सपेंस है तो कहाँ जाएगा वो भी सोचो। ट्रेडिंग जाएगा, पी एंड एल। यस, पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड, वेरी गुड। दिस इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाएगा, पी एंड एल अकाउंट में टू इंश्योरेंस। 800, आई होप एडजस्टमेंट नहीं है। एडजस्टमेंट अगर है तो मुझे बताओ प्लीज। एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर कॉलम। यस, नेक्स्ट, अनप्रोडक्टिव वेजेस, दिस इज न्यू आइटम। जब भी कोई न्यू एडजस्टमेंट या न्यू आइटम आएगा ना, आपको याद रखो, पहले से 12th में स्टार्टिंग में ही आपको बोल रहा हूँ, जो भी न्यू आइटम आएगा या कुछ कॉम्प्लेक्स लगेगा आपको, ये नहीं समझ रहा है सर, या आपको लगेगा कि ये हम मतलब बाकी सबको समझा है सर बट मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, तो आपको क्या करना है, ऐसे स्टार मार्क करना है। मतलब जब भी आप रिवीजन करोगे ना, तो ज्यादा फोकस करना है। अब न्यू एडजस्टमेंट आपको कौन सी लगती है जो 11th में भी नहीं हुई है? एडजस्टमेंट नंबर 5 इज न्यू फॉर यू, अनरिकॉर्डेड सेल्स। हाँ, बाकी एडजस्टमेंट रेगुलर है, सब प्रॉब्लम में आएंगे, बट एडजस्टमेंट नंबर 5 इज न्यू, तो आपको क्या करना है? स्टार मार्क करना है। ये हर प्रॉब्लम में मैं नहीं बताऊंगा, आपको खुद से करना है। ओके, हाँ, शुरुआत की कुछ प्रॉब्लम में बताऊंगा, आप टेंशन मत लो, बट आफ्टरवर्ड्स आपको हर टॉपिक में ये प्रैक्टिस करना है कि स्टार मार्क करो, बिकॉज इतने सारे प्रॉब्लम्स है ना बुक में, आप सॉल्व करते करते थक जाओगे, या रिवीजन करते करते थक जाओगे, आपको समझेगा भी नहीं कि कल टेस्ट है तो इस टॉपिक में कितने क्वेश्चंस करने हैं, कौन से क्वेश्चंस करने हैं। इसलिए आप प्रिपेयर्ड होने चाहिए। ओके, तो स्टार किया है आपने तो आपको समझेगा कि ये प्रॉब्लम में ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ अनप्रोडक्टिव वेजेस,
प्लीज थिंक एंड टेल मी। हाँ मुझे इतना पता है कि एक्सपेंस है। हाँ हाँ वो पता है मुझे। फिर मुझे ये बताओ ट्रेडिंग में जाएगा या P&L? थोड़ा सोच के दिमाग लगा के बताना है। हाँ नॉर्मली एवरीवन इज सेइंग, मतलब ज्यादा तो आंसर मुझे P&L आ रहे हैं। एक बच्चे ने शायद ट्रेडिंग बोला है, बाकी सब ने P&L बोला है। ओके दिस इज अनप्रोडक्टिव वेजेस। ओके प्रोडक्शन रिलेटेड नहीं है। सर ऐसे भी होते हैं क्या वेजेस? यस, अनप्रोडक्टिव वेजेस भी होते हैं। ओके अनप्रोडक्टिव मतलब प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं हो रहे हैं, वो अनप्रोडक्टिव है। मतलब ऑफिस में वगैरह कुछ वेजेस, कभी कभी हम कुछ काम लगाते हैं वर्कर्स को, स्पेसिफिक कुछ काम के लिए 2-3 दिन बुलाते हैं, या 1 वीक और 2 वीक्स वगैरह। तो अनप्रोडक्टिव वेजेस, हमें वेजेस देना पड़ता है, तो वो अनप्रोडक्टिव है। दिस इज नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस नहीं है। इसलिए कहाँ जाएगा ये? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ओके टू अनप्रोडक्टिव वेजेस। आपको पूरा लिखना है, डू नॉट यूज शॉर्टकट्स। टू अनप्रोडक्टिव वेजेस 1400। नेक्स्ट, वेयर हाउस रेंट, अनदर इंपॉर्टेंट आइटम। आपको अगर पता नहीं है तो स्टार मार्क भी कर सकते हो आप। वेयर हाउस रेंट, वेयर हाउस मतलब आप गोडाउन समझ सकते हो। ओके वेयर हाउस रेंट या गोडाउन रेंट। यस, एसेट या एक्सपेंस, पहले ये डिसाइड करो, फिर अगर एक्सपेंस लग रहा है तो ट्रेडिंग या P&L सोचो। यस प्लीज थिंक अगेन समर। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है क्या? परचेस से रिलेटेड है क्या? फैक्ट्री एक्सपेंस है क्या? नो। नेत्रा प्लीज थिंक अगेन। कैसे सोचना है आपको? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है क्या? नहीं है सर। गोडाउन और मैन्युफैक्चरिंग का कोई रिलेशन ही नहीं है। परचेस से रिलेटेड है क्या? नहीं है। फैक्ट्री रिलेटेड है क्या? फैक्ट्री एक्सपेंस है क्या? नहीं है। तो फिर ट्रेडिंग अकाउंट क्यों जाएगा? गोडाउन का रेंट, वेयर हाउस का रेंट आपको देना ही पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग करो ना करो आप, परचेस कम करो ज्यादा करो, कोई रिलेशन नहीं है गोडाउन रेंट से। फैक्ट्री एक्सपेंसेस भी नहीं है ये। दिस इज गोडाउन रेंट। वेयर हाउस रेंट आपको देना ही होगा 600 रुपीज। दिस विल कम टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। टू वेयर हाउस रेंट 600, टू वेयर हाउस रेंट 600। ओके हाँ आपको डिटेल्ड अच्छे से लिखना है हाँ? वो शॉर्टकट यूज मत करो। जो भी बच्चे शॉर्टकट यूज करते हैं ना लिखते वक्त, उनके मार्क्स कट होते हैं। यस सो वी हैव कम टिल वेयर हाउस रेंट। आगे के कम आइटम्स है, ज्यादा आइटम्स नहीं है, बट इंपॉर्टेंट है। एवरी प्रॉब्लम इज इंपॉर्टेंट। हर प्रॉब्लम में कुछ नया होगा, इतना याद रखो। हर प्रॉब्लम में, हर टॉपिक का बोल रहा हूँ मैं, हर टॉपिक में, हर प्रॉब्लम में कुछ नया होगा। आपको लेक्चर मिस नहीं करने हैं। ओके यस सो बच्चों बाय करना है, आज के लिए हम यहीं रुक रहे हैं। आफ्टर फ्यू डेज वी विल स्टार्ट विथ 1 आवर लेक्चर्स। हाँ हम 1 आवर लेक्चर्स लेंगे, और कुछ दिन हम 40 मिनट्स की मीटिंग लेंगे। बाद में विल कंटिन्यू विथ 1 आवर लेक्चर्स। ओके
यस, बाय बाय। अगर कुछ फ्रेंड्स वगैरह है तो उनको आप रिकमेंड कर सकते हो, आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन करने के लिए आपको बोलना है। ओके, यस, बाय बाय एंड थैंक यू।